नमस्कार बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी कक्षा 7 का अध्याय 3 साइंस में, जिसमें अपने लास्ट वीडियो में रेशम कीट है उसके बारे में पढ़ा। आज अपने इस वीडियो में जो क्रियाकलाप 3.5 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों की ढेरी में मिल सकते हैं। अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे सहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मुगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम की इन टुकड़ों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए, जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। फिर क्रियाकलाप 3.6 किसी कृत्रिम यानी संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? अब सावधानी से उनके एक धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? यह जानने के लिए कि रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 करने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 3.7 में चित्र 3.9 की फोटो प्रतिलिपि लीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वही विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिख सकते हैं। अब इसमें आप देखिए डायग्राम में, मादा रेशम कीट है, ये अंडे देती है। कहाँ पर? शहतूत की पत्तियों को खाकर यहाँ पर ये अंडे देती है। तो ये रेशम कीट है, कहाँ पाया जाता है? शहतूत पर पाया जाता है। फिर अब कोकून जो अवस्था है उससे रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। फिर है रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक या किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों या उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है और जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और आमाप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। फिर क्या करते हैं? 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर जब खाना खाना बंद कर देते हैं, यानी इन पत्तियों को, और कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर क्या होता है? प्यूपा।
तो जब रेशम ऊपर जिस अवस्था में रेशम होता है उसे कोकून कहते हैं, लेकिन उस कोकून के अंदर क्या होता है, प्यूपा पाया जाता है। फिर रेशम की खोज कब की गई? रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी यानी रानी के लिए सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले सहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। सम्राज्ञी ने पाया कि सफेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। स्योंग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। तो ये रेशम कीट की खोज इस तरह से चीन में हुई। फिर है रेशम का संसाधन। तो यहाँ से रेशम का संसाधन पढ़ते हैं। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। तो इस तरह से रेशम कीट से रेशम के धागों को पृथक किया जाता है। फिर पहेली जानना चाहती कि क्या कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई एक ही प्रकार से की जा सकती है। तो इन्हें मशीनों द्वारा बुनाई और कताई धागे जो कपास के धागे की भी की जा सकती है और रेशम के धागे की भी की जा सकती है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। तो इस लेसन में जो मुख्य शब्द हैं उनके आपको अर्थ बताते। कोकून रेशम कीट की एक अवस्था जिसमें क्या रेशम का धागा प्राप्त होता है उसे कोकून कहते हैं। कर्तित ऊन यानी जो काटी गई ऊन होती है उसे कर्तित ऊन कहा जाता है। रीलिंग धागे को लपेटना रीलिंग कहलाता है। अभिमार्जन मतलब जो धागा है उसे रंगना अभिमार्जन कहलाता है। रेशम कीट पालन जिसमें रेशम के कीट पाले जाते हैं। ऊन कटाई ऊन को जंतुओं से काट कर अलग करना। रेशम कीट रेशम के धागे बनाने वाला कीट रेशम कीट होता है। कैटरपिलर रेशम कीट की जो अवस्था होती है एक उसे कैटरपिलर कहा जाता है। संसाधन रेशम को प्राप्त करने के जो विभिन्न प्रक्रम या जो धागे हैं उन्हें प्राप्त करने के प्रक्रम इसमें संसाधन कहलाते हैं, यानी विभिन्न प्रक्रियाएं जो की जाती है। तो आज इस वीडियो में अपने इस लेसन में को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में अपने इस लेसन के क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो आज जितना पढ़ा है उसे रिवाइज करना है। थैंक यू।